नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म रुद्र सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप जानते हैं, समीक्षा अधिकारी की ये कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये भी बता दूं कि ये जो हमारा लेक्चर है वो न केवल समीक्षा अधिकारी बल्कि आप किसी भी एग्जाम्स में GS जहां पूछता है उनके लिए उपयोगी है। PCS परीक्षाओं को केंद्रित करते हुए हमारा ये लेक्चर है। 2 लेक्चर मैंने पॉलिटी का आपको डिलीवर किया है अब तक और 1 लेक्चर आपको उत्तर मुगल काल मिला है। इसी संदर्भ में आज का अगला लेक्चर, इस सीरीज का चौथा लेक्चर आज हम शुरू कर रहे हैं, संघीय क्षेत्र एवं राज्यों का पुनर्गठन। ये पॉलिटी से है, संघीय क्षेत्र और राज्यों का पुनर्गठन। यहां हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के बारे में पूरा डिटेल वर्णन करेंगे। इसके अलावा हमारे संविधान में फेडरल और यूनियन ऑफ स्टेट, हिंदी में तो दोनों के लिए संघ होता है, पर अंग्रेजी में फेडरल और यूनियन ऑफ स्टेट 2 अलग अलग शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो इनमें से क्यों यूनियन ऑफ स्टेट लिया गया, कैसे कैसे राज्यों का विलय हुआ अंग्रेजी सत्ता के बाद से, कौन कौन सी परिस्थितियां रहीं, संसद को कौन कौन से अधिकार मिले, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए अपने इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ये फेडरल जो संघीय व्यवस्था है, ये व्यवस्था अमेरिका के संविधान में प्रयोग किया गया है। हमारे संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। अब ये यूनियन ऑफ स्टेट है क्या, इसे मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। देखिए, अनुच्छेद 1 कहता है कि जो भारत है, भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का एक संघ होगा। ये अनुच्छेद 1 का 1, ठीक, आर्टिकल 1 का 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो हमारे संविधान में हमारे देश के लिए 2 नामों का प्रयोग किया गया है, एक भारत का और एक इंडिया का। यहाँ ये जो फैक्ट है ये 2 बातों को इंगित करता है। सबसे पहले देश का नाम और दूसरा कि राज पद्धति का प्रकार। देश का नाम भारत और इंडिया और दूसरा जो है राज्यों का एक संघ होगा, यानी कैसे राजपाट चलेगी उसका विवरण ये किया गया है। मैं आगे धीरे धीरे और स्पष्ट करता जाऊँगा। अनुच्छेद 1 का 2 कहता है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट यानी स्पेसिफाइड है। यानी हमारे संविधान में मैं बता चुका हूँ कि कुल वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। जब संविधान बना था तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। तो पहली अनुसूची में राज्यों का वर्णन जिनका किया गया है वो अनुच्छेद 1 के 2 के अनुसार होंगे। यानी हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 जो है वो ये निरूपित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा तथा राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में स्पेसिफाइड यानी विनिर्दिष्ट होंगे। तो इसको आपने यहाँ ध्यान से देखा। देखिए, मैं यहाँ बता दूं कि जो भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ इसका PDF भी आपको प्रोवाइड होगा, हूबहू लेक्चर का, और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमारे जो ये PDF है वो आपको किस प्रकार आप वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ टेस्ट सीरीज, बेहतरीन टेस्ट सीरीज भी समीक्षा अधिकारी के लिए शुरू हो चुकी है, उसे भी आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पर उसका डिटेल प्राप्त करेंगे। बड़े ही बेहतरीन 140 GS और 60 हिंदी यानी 200 प्रश्नों की लगभग 12 टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें से बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस शामिल किए जाएंगे, जिसमें परीक्षा में पूछने की जिसकी संभावनाएं अधिक होंगी। खैर, इसकी जानकारी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले लेंगे और टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। आगे बढ़ते हैं राज्यों के संघ पे। राज्यों का संघ यानी पहला,
कि भारतीय राज्य जो है, ये भारतीय संघ जो है, वो राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। यानी हमारे राज्य और संघ केंद्र के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है कि सभी राज्यों को जोड़ा गया है। ये राज्य हमारे देश का अभिन्न अंग है और इन्हें किसी भी प्रकार से भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये है राज्यों का संघ, ठीक, ये हमारे भारत में है। राज्यों को न तो अपने नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है, न ही किसी अन्य राज्य की सीमा को अपने राज्य में मिला लेने का अधिकार है, न ही अपनी कोई सीमा को किसी अन्य राज्य को देने का अधिकार है। ये सब अधिकार राज्यों के पास नहीं है, ये सब अधिकार हमारे संघ यानी केंद्र यानी संसद के पास है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की मैंने यहाँ डिटेल में चर्चा की। अनुच्छेद 1 के अनुसार जो भारतीय क्षेत्र हैं उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है राज्यों के क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। अधिग्रहित, ये देखिए अधिग्रहित, ये मैंने लिखा क्यों? समीक्षा अधिकारी में शुद्ध अशुद्ध में अधिग्रहित पूछता है बार बार, कभी अधिग्रहित दे देगा हमें छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा, तो इसलिए ये शुद्ध है, ठीक। अधिग्रहित, इसको शुद्ध अशुद्ध के लिहाज से दिमाग में बैठाइएगा। तो इस तरीके से ये 3 राज्यों के क्षेत्र, संघ के क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। वर्तमान की बात करें तो भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, अंग्रेजी में यूनियन टेरिटरी कहा जाता है इसे। तो कितने इस समय राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। हमारा ये जो संघीय ढांचा है इसके सामने ढेर सारी चुनौतियां भी है। ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के संघ, ये राज्यों के संघ को स्पष्ट करते हुए संघीय ढांचे के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का वर्णन कीजिए। 125 शब्द में या 150 शब्दों में ये पूछ सकता है। तो यहाँ मैं बता दूं कि संविधान के प्रावधान के अनुसार संघवाद को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। संघवाद की प्रवृत्ति, संघवाद का मतलब होता है अनेकता में एकता। तो संघवाद की प्रवृत्ति में अनेकता में एकता को समाहित किया गया है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण ने इसे प्रभावी रूप दिया है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि केंद्र पावरफुल है, केंद्र को अपना अधिकार है, लेकिन राज्यों को भी अपने राज्य की सीमाओं में निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। यही कारण है कि राज्यों में भी मुख्यमंत्री, न्यायपालिका जैसी व्यवस्थाएं चलती हैं। लेकिन संघवाद के समक्ष कई चुनौतियां भी हैं। तो कुछ चुनौतियों का मैं यहाँ वर्णन किए देता हूँ। जैसे पहला है क्षेत्रवाद। ये जो क्षेत्रवाद बनाम केंद्रीय प्रभुत्व है, क्षेत्रवाद भारतीय संघवाद के लिए सबसे गंभीर चुनौती है, क्योंकि ये जो क्षेत्रीयता है ये आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। यह राजनीतिक और क्षेत्रीय दलों के विभिन्न प्रांतों में प्रबल होने से विकसित हुआ है। क्षेत्रवाद को समझिए, जब किसी क्षेत्र विशेष में अपनी स्थानीयता को लेकर जब कोई भी पार्टी या व्यक्तित्व या समूह खड़ा होता है तो क्षेत्रवाद की भावना प्रबल हो जाती है। क्षेत्रवाद कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन क्षेत्रवाद में अपने व्यक्तिगत हितों को देखा जाता है और व्यक्तिगत हितों में जो केंद्रीय हित है वो प्रभावित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्रवासी या किसी अन्य राज्य के काम करने वाला व्यक्ति किसी ऐसे राज्य में जाता है जहां पर काम की सुविधा उपलब्ध है। जैसे अगर कोई बिहार या उत्तर प्रदेश का कोई युवा या कोई समूह जो है बम्बई में काम करने महाराष्ट्र में गया है, अब वहां महाराष्ट्र के लोगों को ये लगता है कि उनके जो लोकल के लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, वो उनकी संख्या काम में कम है और ज़्यादा काम मिल गया है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का। तो अब वो क्या करेंगे,
उन उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के खिलाफ हिंसा शुरू कर देंगे। अगर ऐसा होता है, हिंसा शुरू कर देते हैं, उनको बाहर भगाने की कोशिश करते हैं, तो ये क्षेत्रवाद है। ये क्षेत्रवाद जो व्यक्तिगत हित के लिए है, ये हमारी संघीय ढांचे के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। तो क्षेत्रवाद क्या है, इसे आप समझ गए। तो संघीय ढांचे की चुनौतियों में सबसे पहली हेडिंग आप क्या लिखेंगे, क्षेत्रवाद। और इस क्षेत्रवाद में जो पॉइंट है, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, उसे आप लिख सकते हैं। दूसरा है वित्तीय संघवाद। देखिए, वित्तीय संघवाद की अनुपस्थिति जीएसटी आने के बाद वस्तु तथा सेवा कर 2017 में 1 जुलाई 2017 से ये शुरू है। इसके बाद से वित्तीय संघवाद की अवधारणा समाप्त हो गई है, यानी राज्यों के वित्तीय स्रोत पर केंद्र का अधिकार हो गया है। अब कभी किसी राज्य को ये शिकायत रहती है कि उन्हें कम पैसा मिल रहा है, कभी उनका जो पैसा है वो टाइम से नहीं मिलता। तो इस तरीके से ये वित्तीय संघवाद की अनुपस्थिति भी एक प्रकार से संघीय ढांचे के समक्ष एक चुनौती है। तीसरा है भाषाई संघर्ष। भाषाई संघर्ष भी, जैसे दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं, उनके मन में हिंदी के विरुद्ध उठती भावना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो भाषाई संघर्ष आप देख सकते हैं। भाषाई संघर्ष उत्तर पूर्वोत्तर के राज्य में भाषाई और जो लोकल की क्षेत्रवादिता है उससे जल रहे हैं। दक्षिण भारतीयों में भी, ये भारतीय क्षेत्र में भी आपको ये सब चीज़ें दिख रही हैं। तो भारतीय भाषाई संघर्ष भी संघवाद के समक्ष एक चुनौती है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हमारे देश में भाषा के आधार पर राज्यों को गठन की मांग को 1947-48 में अस्वीकार कर दिया गया था। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को सबसे पहले गठित किया गया। इसकी बारे में पूरी डिटेल, पूरी जानकारी मैं अभी थोड़ी देर बाद आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसके बाद से अगला है जो संघवाद ढांचे के समक्ष जो चुनौती है वो है केंद्रीय योजना। संघवाद की एक बड़ी चुनौती में केंद्रीकृत योजनाएं भी हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची और राज्य सूची के साथ साथ समवर्ती सूची को भी स्थान दिया गया है। समवर्ती सूची ने ये संघवाद की अवधारणा को प्रबल किया है, क्योंकि इसमें जो है एक ही विषय पर राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है और केंद्र को भी। दीगर बात है कि अगर जो है किसी कानून पर टकराव होता है तो केंद्र का कानून ज़्यादा मान्य होगा, यानी मान्य होगा। इसके बाद से नीति आयोग का जो गठन किया गया है, नीति आयोग के गठन के बाद से अक्सर ये राज्य आरोप लगा रहे हैं कि अब जो है जो कार्यान्वयन की प्रक्रिया है वो विकेंद्रीकृत नहीं रह गई है। राज्यों को ये उनका जो उचित शेयर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से क्षेत्रवाद, ये संघीय ढांचे के समक्ष ये जो कुछ प्रमुख चुनौतियां थी वो मैंने आपको बताया। अगला टॉपिक हम चलते हैं स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय एकीकरण का। ब्रिटिश जब समय चल रहा था तो यहाँ पर 2 प्रकार के प्रांतीय क्षेत्र थे। एक था अंग्रेजी शासन के अधीन क्षेत्र, जिसे गवर्नर जनरल की प्रशासनिक व्यवस्था चलाती थी, और दूसरा था देशी रियासतों के क्षेत्र, जहाँ पे आनुवंशिक शासक होते थे। 15 अगस्त 1947 के बाद लगभग 600 से अधिक देशी रियासतों का एकीकरण किया गया, जिसमें से 35 देशी रियासतें पाकिस्तान में चली गई और 565 देशी रियासतें भारत में थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस एकीकरण का, देशी रियासतों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया था। देशी रियासतों के एकीकरण का कार्य जो था वो इतना आसान भी नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल विभिन्न रियासतों से मिले, उन्हें समझाया बुझाया और लगभग सभी रियासतें 4 रियासतों को छोड़कर भारत में सम्मिलित हो गई। गुजरात में स्थित जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर, ये 4 रियासतें जो थीं ये सम्मिलित नहीं हुई। बाकी 15 अगस्त 1947 तक लगभग सभी रियासतों को सम्मिलित कर लिया गया। जूनागढ़ जो है वो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित एक देशी रियासत थी और वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। जूनागढ़ का जो शासक था महाबत खान जूनागढ़ का शासक ये इच्छा रखता था कि वो पाकिस्तान में विलय कर ले, लेकिन ये भारत के लिए
गंभीर समस्या हो जाती अगर भारत के गुजरात क्षेत्र में स्थित वो क्षेत्र पाकिस्तान में अगर चला जाता तो बहुत गंभीर समस्या हो जाती, क्योंकि हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद जो बांग्लादेश है, मैप पे आप बांग्लादेश को निश्चित रूप से फाइंड आउट कर पाएंगे, तो बांग्लादेश ये पाकिस्तान का हिस्सा रहा, ये पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। तो पूर्वी पाकिस्तान में बहुत सारे ये समस्याएं थी, उन पर अत्याचार भी होते थे, वास्तविक पाकिस्तानी उन्हें पाकिस्तानी मानते भी नहीं थे। काफ़ी संघर्ष के बाद 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली, यानी पूर्वी पाकिस्तान से वो बांग्लादेश बन सका था। इसलिए जूनागढ़ में जो हिंदू बाहुल्य जनसंख्या थी वो तो चाह रही थी कि भारत में विलय हो, लेकिन वहाँ का जो शासक महाबत खां था वो पाकिस्तान में विलय की इच्छा रखता था। इस संदर्भ में 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ रियासत को भारत में विलय किया गया। वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया फरवरी 1948 में, और केवल 91 लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया, यानी लगभग 99% से अधिक जनसंख्या भारत में विलय होने के पक्ष में मतदान की। इस तरीके से जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। 9 नवंबर 1947 को विलय हुआ। हालांकि ये जनमत संग्रह उसके बाद कराया गया था फरवरी 1948 में। जूनागढ़ के बाद हैदराबाद का जो शासक था उसे निजाम कहा जाता था। निजाम काफ़ी दमनकारी शासक वहाँ पे था। निजाम की जो दमनकारी शासन चल रहा था, उसके विरुद्ध में लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को दबाने के लिए निजाम के अर्धसैनिक बल बहुत अत्याचार करने लगे। उनके अत्यधिक अत्याचारों को यहाँ मैं आपको बता दूं कि निजाम के जो अर्धसैनिक बल थे उनको रजाकार कहा जाता था। रजाकार, इन रजाकारों ने वहाँ पर उन लोगों के ऊपर अत्याचार शुरू किया। ये वास्तव में सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रजाकारों ने विशेष रूप से गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाया। इन्होंने लूटपाट मचाई, हत्याएं वगैरह पर भी उतारू हो गए। वर्ष 1948 में निजाम के सैनिकों पर नियंत्रण पाने के लिए भारतीय सेना ने हैदराबाद में संघर्ष किया, जिसके पश्चात अंततः निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरीके से हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। तो सैन्य कार्रवाई हैदराबाद पर हुई। इसके बाद से जम्मू कश्मीर के जो शासक था वो हरि सिंह वहाँ के राजा थे। यहाँ जम्मू कश्मीर की जो अधिकांश जनता थी वो मुस्लिम बाहुल्य थी, लेकिन वहाँ के शासक जो है वो हिंदू बाहुल्य यानी हिंदू शासक थे। तो पहले तो हरि सिंह ने किसी भी न भारत में विलय न पाकिस्तान में विलय को स्वीकारा। स्वतंत्र रूप से अपना देश चलाना चाहते थे, जो कि संभव नहीं था। अंत में कबीलाई वेश में पाकिस्तान की ओर से सेनाओं ने इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। जब लगभग आधा हिस्सा जो है उनके अधीन आ चुका था, उस समय राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने प्रस्ताव रखा कि पहले आप जो है एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए भारत में मिलने का। अंततः 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए और इस तरीके से जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। लेकिन ये संघर्ष विराम सीज फायर हुआ, मामला संयुक्त राष्ट्र में चला गया और उस समय जो है बहुत सारा यानी ऊपर वाला जो क्षेत्र था, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र बलूचिस्तान का जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान के ही अधीन रह गया, जिसे जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। ये क्षेत्र वर्तमान में लद्दाख का हिस्सा हो गया है। इसके बाद से हम आते हैं बात मणिपुर की। तो मणिपुर में जो शासक था वहाँ का महाराजा बोधचंद्र सिंह, ठीक, बोधचंद्र सिंह मणिपुर के महाराज। तो मणिपुर के महाराज बोधचंद्र सिंह ने स्वतंत्रता से पूर्व भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय पर एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसके बदले में उन्हें मणिपुर पर आंतरिक स्वायत्तता बनाए रखने का आश्वासन दिया गया था। जनमत के दबाव में अंततः जून 1948 में मणिपुर में विधानसभा का चुनाव हुआ। यहाँ मैं आपको बता दूं कि भारत का पहला क्षेत्र या भाग जहाँ पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर
चुनाव कराया गया था। ये क्षेत्र कौन था? मणिपुर था। इस तरीके से वहाँ संवैधानिक राजतंत्र विद्यमान हुआ। मणिपुर रियासत की विधानसभा में भारत में विलय के प्रश्न पर गहरे मतभेद थे। यहाँ पर इसे देखते हुए भारत सरकार ने मणिपुर के महाराजा पर भारतीय संघ में विलय के लिए दबाव डाला और अंततः मणिपुर रियासत का भारत में विलय कर लिया गया। तो इस तरीके से ये चारों क्षेत्र जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर का भारत में विलय किया गया। तो ये मैंने स्वतंत्रता बाद राष्ट्रीय एकीकरण की पूरी पृष्ठभूमि बता दी। अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, राज्यों का वर्गीकरण। स्वतंत्रता के पश्चात ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों का एकीकरण करके भारतीय संघ के राज्यों को 4 श्रेणियों ABCD में विभाजित किया गया था। भाग ए के जो राज्य थे उसमें भाग बी के राज्य, भाग सी और भाग डी, इन सभी राज्यों में अलग अलग क्षेत्र शामिल किए गए थे। यहाँ पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो बना वो आंध्र प्रदेश बना। लेकिन भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये जो पहला राज्य था ये यकायक से या खुद से नहीं बना, इसके पीछे एक पृष्ठभूमि रही। उस पृष्ठभूमि के बारे में मैं थोड़ा वर्णन किए देता हूँ। दरअसल जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके पहले की थोड़ी मैं कहानी बताऊं कि राज्यों में गठन हेतु भाषाई सिद्धांत की मांग को देखते हुए 1920 में कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस ने ये बात मान ली कि जब देश आज़ाद होगा तो भाषा के आधार पर गठन राज्यों का किया जाएगा। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात जो है परिस्थितियां कुछ अलग थी, राज्य संगठित नहीं थे और पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी। भारत खुद 2 देशों में बटा था, तो ऐसा नहीं था कि ये किसी ने यानी कोई जो भी समितियां बनी उन समितियों ने ये स्वीकार नहीं किया कि देश को भाषा के आधार पर अब बांटना चाहिए। सबसे पहले जो है ये मांग भाषा के आधार पर ये दक्षिण भारत में उठनी शुरू हुई, जिसके लिए सरकार ने अनेक आयोगों का गठन भी किया। सबसे पहले एसके धर आयोग का गठन किया गया था। 1948 में जून 1948 में न्यायमूर्ति एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। पूछा जाता है किसकी अध्यक्षता में? न्यायमूर्ति एसके धर। कब? जून 1948 में। इस तरीके से उन्होंने राज्यों को भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक या ये कार्यकुशलता के आधार पर बांटने की पेशकश की। तो उन्होंने भाषा के आधार पर, इसके धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने से इनकार कर दिया। इसके बाद से JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू, V वल्लभ भाई पटेल, P पट्टाभी सीतारमैया समिति बनाई गई दिसंबर 1948 में। कांग्रेस ने इन तीनों नेताओं के नेतृत्व में एक समिति बनाई। समिति ने अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद से अब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के नेता थे, तेलुगु भाषी नेता पोट्टी श्रीरामुलु। तो पोट्टी श्रीरामुलु जो थे, रामुलु केवल ऐसे लिख लीजिए, ठीक। पोट्टी श्रीरामुलु ये आंदोलन पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात, कितने दिन? 56 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद विवश होकर प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। इस तरीके से भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य अगर पूछे कौन बना तो हम कहेंगे आंध्र प्रदेश बना। क्लियर? इसमें मुझे लगता है कि कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद से अन्य राज्यों के गठन की मांग भी लगातार उठी। इसी के बाद से राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग ये जांचना था, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम, कि भाषाई आधार पर क्या राज्यों का गठन किया जा सकता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के गठन के बाद विभिन्न राज्यों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बड़ी प्रबल हो गई थी।
अंततः दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसमें अन्य सदस्य भी थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर, ये 2 अन्य सदस्य थे। कौन कौन? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। 1955 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस आयोग ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया और नए राज्यों के गठन के लिए निम्नलिखित आधार प्रस्तुत किए। पहला, कि भारत की एकता और सुरक्षा का अनुरक्षण और संरक्षण किया जाएगा नए राज्यों के गठन के पहले। दूसरा, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता को देखा जाएगा, यानी जहां भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता रहेगी तब जाके उन राज्यों के गठन पर विचार होगा। तीसरा, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तत्व और इसके अलावा जन कल्याण, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि फजल अली आयोग ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। अंत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। ये फजल अली आयोग की सिफारिशें थी, उसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने 1 नवंबर 1956 में को 14 राज्य, ये जो राज्यों की ABCD श्रेणियां थी उसे समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। तो इस तरीके से ये बातें रहीं, ध्यान में रखिएगा। फजल अली आयोग को भी 1956, ये इसी आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था और इसकी कुछ प्रमुख जो सिफारिशें थी वो भी मैंने आपको बताई। अंततः इन सिफारिशों के आधार पर ABCD जो भाषा के आधार ABCD जो राज्यों का श्रेणी क्रम बटा हुआ था उसे समाप्त करते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। ये जो समिति थी फजल अली आयोग, इसकी जो गठन हुआ था इसका दिसंबर 1953 में हुआ था और फजल अली की अध्यक्षता के साथ साथ इसमें 2 अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर भी थे। क्लियर? इसमें मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद से मैं आपको शाह कमीशन का भी जिक्र किए देता हूँ। शाह कमीशन का जो गठन था वो पंजाब के पुनर्गठन के लिए किया गया था। इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था। तो शाह कमीशन का गठन किससे संबंधित है? पंजाब के पुनर्गठन से संबंधित है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के बाद हरियाणा को ये पंजाब से पृथक कर दिया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित राज्य बनाकर पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी बना दी गई। तो ये सारी बातें रही ये शाह कमीशन की। तो अनुच्छेद 1 के तहत प्रसंगवश आए इस पूरे टॉपिक को मैंने आपको समझा दिया कि किस किस तरीके से कौन कौन सी राज्यों का गठन हुआ, किस किस तरीके से विलय हुआ, देशी रियासतों का किस तरीके से विलय हुआ और इसके अलावा जो है राज्यों के पुनर्गठन की जो पृष्ठभूमि थी, ये सारी चीज़ें। अब राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत जो है जो गठित राज्य और संघ शासित क्षेत्र है इसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। उससे पहले मैं आपको अनुच्छेदों पर जिक्र कर दूं, अनुच्छेद 2, 3 और 4। अनुच्छेद 1 मैंने आपको बता दिया कि भारत जो है वो राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा और इसमें राज्यों के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है ये सम्मिलित होंगे। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें नए राज्यों की स्थापना के संवैधानिक प्रावधानों को बताया गया है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है कि नए राज्यों को संघ में शामिल करना और दूसरा नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। ये 2 पॉइंट है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। कौन कौन? नए राज्यों को संघ में शामिल करना और दूसरा नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। जो पहला है कि नए राज्यों को संघ में शामिल करना, तो पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है और दूसरा जो है नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति, तो ये जो है उनसे संबंधित है जो कि अस्तित्व में नहीं है। तो इन दोनों बातों को आप समझ गए होंगे। तो एक अस्तित्व में है उनका और जो अस्तित्व में नहीं है उनका, इन दोनों को सम्मिलित करने के बारे में प्रावधान जो है ये हमारे अनुच्छेद 2 में दिए गए हैं।
एक बात और मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 ये चारों अनुच्छेद भारत और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित और भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। हमारे संविधान में वैसे तो मूल रूप से 22 भाग हैं, लेकिन इनको अगर क्रम में हम बांटते हैं तो इनकी संख्या 25 तक हो जाती है। खैर, तो भाग 1 में एक अनुच्छेद से लेकर अनुच्छेद 4 तक की बात है। इसके बाद से हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 में संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो भारतीय संघ में नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति रखते हैं। यानी संसद का ये पावर है अनुच्छेद 3 के तहत कि भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने की जो शक्ति होगी वो किसके पास होगी? संसद के पास होगी। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि इसके तहत संसद को कई अधिकार मिले हैं, जैसे संसद किसी भी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। दूसरा पॉइंट है कि वह किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है। तीसरा है कि वह किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। और चौथा है कि वह किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 के संदर्भ में 2 शर्तों का भी उल्लेख किया गया है। पहली शर्त क्या है कि ये जो अभी मैंने बातें बताई, इसमें अगर कोई भी परिवर्तन करना हो तो इससे संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसमें आवश्यक है। दूसरा कि यदि विधेयक द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन प्रस्तावित है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल में मत जानने के लिए भेजता है। यहाँ ये जो मत है ये एक निश्चित समय सीमा के अंदर दिया जाना आवश्यक है। हालांकि राष्ट्रपति या संसद जो है राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो मुझे लगता है कि अनुच्छेद 3 की पूरी बारीकियों को मैंने आपको समझा दिया कि नामों में परिवर्तन का अधिकार, क्षेत्र में जोड़ना, घटाना राज्यों को, ये सब अधिकार संसद को मिला हुआ है। और ऐसे विधेयक को पारित करने से पूर्व, लाने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता है। और अगर वो नाम किसी राज्य के नाम वगैरह चेंज से संबंधित है, नाम के क्षेत्र या सीमा राज्य के क्षेत्र या फिर उसके नाम में परिवर्तन से संबंधित है, तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को उस राज्य के विधानमंडल के पास भेजेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर विधानमंडल उनको जवाब दे दे। विधानमंडल द्वारा दिए गए जवाब को राष्ट्रपति या संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो अनुच्छेद 3 के तहत ये क्लियर हो गया कि संसद को ही ये पावर मिला हुआ है। चौथा अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश का गठन, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत क्या बात है? जो नए राज्यों के प्रवेश का गठन, और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्रों की सीमाओं और नामों में संसद द्वारा किए गए परिवर्तन या बनाई गई विधि को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ये अनुच्छेद 4 है। आसान भाषा में समझिए तो संसद जो है केवल साधारण बहुमत से ही, सिंपल मेजॉरिटी से ही वो किसी भी राज्य की सीमा घटा बढ़ा सकती है, नए राज्यों को जोड़ सकती है या फिर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। सिंपल मेजॉरिटी मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले 50% से एक अधिक की संख्या। इसके बारे में भी अलग लेक्चर होगा। तो इस तरीके से ये सारी बातें हैं। यहाँ कुछ वाद मैं आपको बता दूं। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि किसी भी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर सकती है या किसी भी अन्य देश को दे सकती है। इस संदर्भ में बेरुबाड़ी मामला 1960 का ये बेरुबाड़ी मामला बड़ा ही चर्चित है। ये जो बेरुबाड़ी मामला है इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संसद केवल साधारण विधि द्वारा राज्यों की सीमाओं को समाप्त कर भारतीय क्षेत्र को अन्य देश
जो भी भारतीय क्षेत्र है उसको अन्य देश को दे सकती है। दरअसल ये मामला उठा था देश की आज़ादी के बाद, और ये जो थोड़ा सा क्षेत्र था ये काफ़ी विवादित था। इसे पाकिस्तान को उस समय दिया गया था, और उस समय की मांग को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने के समक्ष ये निर्णय काफ़ी, ये भाई 1960 की बात है, देश ने अपना कुछ हिस्सा, थोड़ा सा क्षेत्र किसी अपने ये शत्रु देश को दिया, तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत आएगी। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस पर ये कहा कि ये संसद का अपना अधिकार है, और किसी विवाद को चिरस्थायी रूप से लंबे समय तक समाप्त करने के लिए संसद जो है ऐसा कर सकती है, ताकि देशों के बीच तनाव कम से ये समाप्त किया जा सके और वहाँ पे जो रहने वाले लोगों का हित भी सध सके। भाई वो किसी एक क्षेत्र में चले जाएंगे तो भाई वो उस क्षेत्र के अनुसार जीवन यापन करेंगे, वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, वहाँ के सुविधाएं भी मिलेंगी। चलो, इस तरीके से ये बेरुबारी मामला 1960 का मैंने आपको जिक्र कर दिया। राज्य पुनर्गठन आयोग पे हम वापस लौटते हैं, जिसकी चर्चा की थी कि 1956 के अंतर्गत ढेर सारे राज्यों का निर्माण किया गया। गुजरात और महाराष्ट्र सबसे पहले, ध्यान से सुनिएगा इसको, 1960 में ठीक बम्बई को विभाजित किया गया। ये जो द्विभाषी गुजराती और मराठियों का क्षेत्र बम्बई नाम से उस समय जाना जाता था, उसको दो भागों में महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से गुजरात को यहाँ पे 15वें राज्य के रूप में बना दिया गया, और इसके पहले महाराष्ट्र एक राज्य हो गया। इसके बाद से वर्ष 1963 में ये नागालैंड को बनाया गया। नागालैंड में देखिए उस समय का नागा पहाड़ी और असम का त्वेनसांग क्षेत्र सम्मिलित था। कौन? त्वेनसांग, नागा पहाड़ी और त्वेनसांग। त्वेनसांग कहाँ पे? असम है। तो असम के त्वेनसांग और नागालैंड के नागा पहाड़ी, इन दोनों को मिलाकर 1963 में नागालैंड का निर्माण किया गया। ये भारत का 16वां राज्य बनाया गया। इसके बाद से 1966 में पंजाब को विभाजित किया गया और हरियाणा को 17वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई, और उसी समय केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चंडीगढ़ का भी गठन किया गया। उसी समय पहाड़ी जो क्षेत्र था, तो पहाड़ी क्षेत्र के संघ शासित प्रदेश के रूप में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा 1966 में हिमाचल प्रदेश का 1966 में हिमाचल प्रदेश को भारत का केंद्र शासित राज्य उस समय बनाया गया था। इसके बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य बनाकर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। चलिए, इसके बाद से 1972 में मणिपुर को 19वां राज्य, त्रिपुरा को 20वां राज्य और मेघालय को 21वां राज्य बनाया गया। 1974 में 35वां संविधान संशोधन करते हुए सिक्किम को भारत के सह राज्य के रूप में शामिल किया गया था। उसके बाद 1975 में 36वां संविधान संशोधन करते हुए सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा। प्रश्न है कि सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया, तो 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा, और सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा। इसके बाद से 1987 में मिजोरम को ये 23वां राज्य बनाया गया, और अरुणाचल प्रदेश को ही उसी समय 1987 में ही 24वां राज्य बनाया गया। इसके बाद से 1987 में गोवा को ये भारत का 25वां राज्य बनाया गया। गोवा को 25वां राज्य बनाने के लिए 56वां संविधान संशोधन 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। चूंकि गोवा जो है आज़ादी के बाद पुर्तगालियों के अधीन रह गया था, इसकी चर्चा भी अभी मैं कर दिए देता हूँ। इसके बाद से सन 2000 की बात करें तो सन 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया। सबसे पहला छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 को किया गया 26वें राज्य के रूप में मध्य प्रदेश से काटकर। उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड का गठन किया गया 9 नवंबर सन 2000 को, और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से काटकर झारखंड का आदिवासी क्षेत्र गठित किया गया। इसके बाद से तेलंगाना की बात करें तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना देश का 29वां राज्य बनता है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करते हुए
2 संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में बनाए जाते हैं। इस तरीके से अब राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो जाती है। संघ शासित प्रदेश बढ़कर 9 हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद दादर नागर हवेली और दमन दीव इन दोनों को एक साथ मर्ज किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है और 26 जनवरी 2020 से संयुक्त रूप से इन्हें एक केंद्र शासित प्रदेश बनाकर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 1 घट जाती है। और वर्तमान स्थिति ये है कि देश में हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हमारा ये लेक्चर आपको निश्चित रूप से अच्छा लग रहा होगा। अंतिम टॉपिक पे हम चर्चा कर लेते हैं जाते जाते। भारतीय संघ में जो शामिल नवीन क्षेत्र थे, सबसे पहले तो सिक्किम का ही विलय। जब स्वतंत्रता यानी देश आज़ाद हुआ तो सिक्किम को भारत का संरक्षण प्राप्त हुआ था। इसमें सिक्किम की रक्षा और विदेश मामलों की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी और सिक्किम के आंतरिक प्रशासन की जो जिम्मेदारी थी वो वहाँ के शासक राजा चोग्याल की थी। कौन थे? राजा चोग्याल। ठीक। इसके बाद से जैसा कि मैंने आपको बताया कि 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य और 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। अब आते हैं गोवा पर। गोवा, दमन और दीव ये सब जो है हमारे देश की आज़ादी के पश्चात पुर्तगाली यहाँ थे, उन्होंने यहाँ से हटने से इनकार कर दिया। इसके बाद से दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने 2 दिन की सैन्य कार्यवाही करते हुए इन तीनों क्षेत्रों को किसको गोवा को, दमन को और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त करा दिया। अंततः 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी में 4 बस्तियां थी, एक पौंडीचेरी, एक कराईकल, एक माहे, एक एनम। ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक पुदुचेरी वो उस समय का पौंडीचेरी, ठीक, पौंडीचेरी, यहाँ पे है कराईकल, ये दोनों है तमिलनाडु की सीमा पर, माहे है केरल की सीमा पर और यनम है आंध्र प्रदेश की सीमा पर। यानी माहे में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो माहे में केरल की मलयालम बोली जाती है, यनम में तेलुगु बोली जाती है और पौंडीचेरी और कराईकल में तमिल बोली जाती है। छोटे छोटे क्षेत्र थे। इनको फ्रांसीसियों से ये जब हमने अधिग्रहित किया तो इस समय उनकी शर्त के अनुसार अब इनके अलग अलग तो इनको विशेष दर्जा देना उचित था नहीं, तो इन चारों को मिलाकर पौंडीचेरी का गठन किया गया। वर्तमान में इसे पुडुचेरी कहा जाता है। फ्रांसीसी सरकार के साथ 1954 में एक समझौता हुआ और इसके अंतर्गत इसे भारत सरकार को सौंप दिया गया। 1962 में इसे पौंडीचेरी को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। नागालैंड के बारे में मैंने आपको बताया ही कि नागा पहाड़ी और असम की सीमा में जो त्वेन सांग क्षेत्र था इसे मिलाकर नागालैंड का गठन किया गया। नागालैंड को भारत का 16वां राज्य का दर्जा देने से पूर्व जो है इसे 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। 1963 में अंततः नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से ये जो भी राज्यों की पृष्ठभूमि थी और सारी बातें थी वो मैंने आप तक प्रेषित की, आप तक पहुंचाया। यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की भी मैंने बात की, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत है। यहाँ एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रिटिश शासन काल में 1874 ईस्वी में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए थे। कुछ समय पश्चात इन्हें मुख्य आयुक्त क्षेत्र या चीफ कमिश्नरी के नाम से जाना गया। वही जब देश आज़ाद हुआ संविधान सभा के लिए 4 चीफ कमिश्नरी उस समय थी। इसके बाद से वर्ष 1956 में 7वां संविधान संशोधन करते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत इन क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ। 69वां संविधान 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली को
दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली का दर्जा दिया गया। कब? 1992 में। और 69वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1991 में। तो इसे दिमाग में रखिएगा। 70वें संविधान संशोधन द्वारा पुडुचेरी में भी विधानसभा की व्यवस्था हुई थी। तो इस तरीके से दिल्ली और पुडुचेरी ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे जहाँ पे विधानसभाएं थी। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का प्रावधान किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको बेहतर लगा होगा। बेहतर से हम बेहतरीन की तरफ अग्रसर हैं। उम्मीद है कि आप हमारे साथ साथ बने रहेंगे। आगे भी हम आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे। एक आपसे अपेक्षा हमेशा की तरह होती है कि आप हमारे लेक्चर्स को अपने यार मित्र दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि वो भी अपनी तैयारी को एक नया मुकाम दे सकें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम एक नए लेक्चर के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे, आपके सम्मुख आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।